नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। आज मैं बात करूंगा उस हैंडबुक के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। हम सबको उसके बारे में जानना, समझना और उसके बारे में और जानकारी हासिल करना जरूरी है। हैंडबुक ये समझने के बारे में विस्तार से बताती है कि रूढ़ियां क्या हैं, वे कैसे काम करती हैं और न्यायिक निर्णय लेने पर उनका क्या असर पड़ता है। मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ और इस स्टोरी का उससे क्या संबंध है, ये मैं आपको बताऊंगा। वेश्या, रंडी, बहलाने वाली जैसे शब्दों की बजाय महिला शब्द का इस्तेमाल करने की बात की गई है इस हैंडबुक में। बर्बाद हो गई की बजाय यौन उत्पीड़न, हमला या बलात्कार का इस्तेमाल करने की बात की गई है। जबरन बलात्कार की जगह पर बलात्कार शब्द का प्रयोग करें, ये कहा गया है, और हुकर के बजाय सेक्स वर्कर कहें। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हैंडबुक जारी की गई, हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, उसमें सुझाव दिए गए हैं। मैं विस्तार से इसमें बताऊंगा। हैंडबुक की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की प्रस्तावना से होती है और ये न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय को न्यायिक निर्णय लेने और लेखन में जेंडर स्टीरियोटाइप्स वाले शब्दों के उपयोग करने से बचने के बारे में आपको एक रास्ता देती है, मार्गदर्शन देती है, जो विशेष रूप से महिलाओं के बारे में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका के संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश न केवल अपने निर्णय लेने और लिखने में रूढ़िवादिता पर भरोसा करने से बचें, बल्कि हानिकारक रूढ़िवादिता को सक्रिय रूप से चुनौती दें और उसे दूर करें। अगर न्यायाधीशों द्वारा हानिकारक रूढ़िवादिता पर भरोसा किया जाता है तो इससे कानून के उद्देश्य और निष्पक्ष अनुप्रयोग में विकृति आ सकती है। इससे भेदभाव और बहिष्कार बना रहता है, ये उस हैंडबुक में कहा गया है। हैंडबुक ये बताती है कि स्टीरियोटाइप्स है क्या और फिर न्यायाधीशों को उसे बढ़ावा देने वाली भाषा की पहचान करके ऐसी रूढ़िवादिता से बचने में मदद करती है। इसमें ऐसी स्टीरियोटाइप्स की शब्दावली शामिल है और वैकल्पिक शब्द भी दिए गए हैं और वाक्यांश प्रस्तुत किए गए हैं। ये सामान्य तर्क पैटर्न की भी एक पहचान करता है जो जेंडर स्टीरियोटाइप से पैदा होते हैं। विशेष रूप से महिलाओं के बारे में और चर्चा की जाती है कि वो गलत क्यों हैं। इस हैंडबुक में उसके बारे में बताया गया। उदाहरण अगर आप लें तो इसमें कहा गया है कि व्यभिचारिणी की बजाय वैकल्पिक पसंदीदा वाक्यांश महिला जो विवाह के बाहर यौन संबंधों में है होना चाहिए, और बास्टर्ड के बजाय गैर वैवाहिक बच्चा लड़का लड़की होना चाहिए जिनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा ये सुझाव भी दिया गया है कि बायोलॉजिकल सेक्स, बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल के बजाय जन्म के समय निर्दिष्ट लिंग वाक्यांश का इस्तेमाल करने का सुझाव इस हैंडबुक में दिया गया है, और लड़का लड़की का जन्म के बजाय जन्म के समय निर्दिष्ट मेल फीमेल वाक्यांश का इस्तेमाल करने के लिए इसमें सुझाव दिया गया है इस हैंडबुक में। इसी तरह ये बाल वैश्या के बजाय तस्करी किए गए बच्चे का इस्तेमाल करने का सुझाव देती है हैंडबुक, और रखेल के बजाय वो महिला जिसके साथ किसी पुरुष ने शादी के बाहर रोमांटिक या यौन संबंध बनाए हैं जैसे वाक्यांश का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। हैंडबुक में फैगट शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई गई है और सुझाव यह दिया गया है कि इन शब्दों को व्यक्ति के यौन रुझान, उदाहरण के लिए होमोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल का जो सटीक वर्णन करना चाहिए वो इसमें बताया गया है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका के संबंध में ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि न्यायाधीश न केवल अपने निर्णय लेने और लिखने में रूढ़िवादिता पर भरोसा करने से बचें, बल्कि जो ऐसे शब्द हैं जिससे कि रूढ़िवादिता को और बढ़ावा मिलता है उसको भी दूर करने की कोशिश करें। अगर न्यायाधीशों द्वारा ही रूढ़िवादिता पर भरोसा किया जाएगा तो इससे कानून के उद्देश्य कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे और इसका दुरुपयोग भी होगा, इसमें विकृति भी आ सकती है, इससे भेदभाव और बहिष्कार बना रहता है, ये इसमें कहा गया है। हैंडबुक पर इस बात के बारे में भी चर्चा हुई है कि क्या सर्वाइवर शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर विक्टिम, और दूसरा बताया गया है कि एक व्यक्ति जो यौन हिंसा से प्रभावित हुआ है वो खुद को सर्वाइवर या विक्टिम के रूप में पहचान सकता है। दोनों शर्तें तब तक लागू होती हैं जब तक कि व्यक्ति ने कोई प्राथमिकता व्यक्त न की हो, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की प्राथमिकता का सम्मान किया जाना चाहिए। ये इस हैंडबुक में लिखा हुआ है। हैंडबुक ये समझने के बारे में भी विस्तार से बताती है कि रूढ़ियां दरअसल हैं क्या, वो कैसे काम करती हैं और न्यायपालिका निर्णय लेने पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। इसमें दावा किया गया है कि सभी व्यक्तियों की गरिमा और गोपनीयता के गारंटर के रूप में
न्यायपालिका के सदस्यों का एक अनूठा कर्तव्य है कि वो न केवल इन रूढ़वादिता को कायम रखने से बचें, बल्कि ऐसी बहकाने वाली अवधारणाओं को चुनौती भी दें और उनका खंडन भी करें। सिर्फ बचने की जरूरत नहीं। इसमें दावा यह भी किया गया है कि ये हैंडबुक ऐसी स्टीरियोटाइप्स के बारे में एक अवेयरनेस बढ़ाने का काम करेगी, और ये एक कोशिश है ताकि उससे बचा जा सके और न्यायाधीशों को तर्क और भाषा के साथ सशक्त बनाया जा सके, ताकि अंतर्निहित विशेषताओं जैसे लिंग, भूमिकाओं और सेक्स, सेक्सुअलिटी और यौन हिंसा के संदर्भ में सही और गलत के बारे में गलत धारणाओं को दूर किया जा सके। इस हैंडबुक को बड़े विस्तार से लिखा गया है। हैंडबुक ये भी परिभाषित करती है कि जब लिंग कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। ये बताता है कि लिंग पहचान एक दुधारी लड़की, महिला या लड़का, पुरुष तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद है और समय के साथ विकसित हो सकती है। ये दावा करता है कि लिंग एक सामाजिक निर्माण है और इसमें एक विशेष लिंग पहचान से जुड़े मानदंड, व्यवहार और भूमिकाएं शामिल हैं। अलग अलग तरह की जो लैंगिक रूढ़ियां हैं वो हैंडबुक में अलग अलग तरह से बताई गई हैं और अलग अलग तरह से इसके बारे में इसको सूचीबद्ध किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि सबसे आम तरह की जो लैंगिक रूढ़ियां हैं जो महिलाओं को परेशान करती हैं वो ये हैं कि महिलाओं की तथाकथित अंतर्निहित विशेषताओं पर आधारित जो रूढ़ियां होती हैं वो ठीक नहीं है। महिलाओं की लैंगिक भूमिकाओं पर आधारित जो रूढ़वादिता है वो ठीक नहीं है, और सेक्स और सेक्सुअलिटी और यौन हिंसा से संबंधित जो रूढ़वादिताएं हैं वो इनको दूर करने की जरूरत है। ये महिलाओं से जुड़ी कई रूढ़ियों को तोड़ती है हैंडबुक, और इसमें महिलाएं अत्यधिक भावुक, अतार्किक होती हैं और निर्णय नहीं ले पाती हैं। ये भी एक रूढ़िवादिता है। सभी महिलाएं सभी पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, ये एक रूढ़िवादिता है। सभी महिलाएं बच्चे पैदा करना चाहती हैं, महिलाओं को सभी घरेलू काम करने चाहिए और महिलाएं ही बच्चे पैदा करना चाहती हैं। जो माताएं हैं वो कार्यालय में कम सक्षम है क्योंकि उनका ध्यान बच्चों की देखभाल से भटकता है। ये सब रूढ़ियां हैं जो इस हैंडबुक में शामिल की गई हैं। सेक्स और यौन हिंसा से संबंधित रूढ़वादिता को संबोधित करते हुए हैंडबुक में ये कहा गया है कि अक्सर एक महिला के चरित्र के बारे में उसकी अभिव्यंजक पसंद के आधार पर धारणाएं बनाई जाती हैं जो ठीक नहीं है। जैसे कि वो जो कपड़े पहनती है और उसका यौन इतिहास जो है, इसमें यह कहा गया है कि ये धारणाएं इस बात पर भी असर डाल सकती हैं कि न्यायिक कार्यवाही में उसके कार्यों और बयानों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। हालांकि ये दावा करता है कि किसी महिला के चरित्र या उसके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों पर आधारित धारणाएं यौन संबंधों के साथ साथ महिलाओं के व्यक्तित्व में सहमति के महत्व को कम करती हैं। ये स्टीरियोटाइप्स की एक और जो उदाहरणात्मक सूची है वो प्रदान करता है, जो अक्सर सेक्स और यौन हिंसा के संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं पर लागू होती है और बताती है कि ऐसी धारणाएं गलत क्यों हैं। उदाहरण के लिए कि ये इस रूढ़वादिता पर गौर करता है कि जो महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं जिन्हें पारंपरिक नहीं माना जाता, जैसे उर्फी जावेद, वो पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाना चाहती हैं। इसके जवाब में हैंडबुक में एक बात कही गई है, वो मैं आपको बता दूं। उसमें कहा गया है कि किसी महिला के कपड़े या पोशाक न तो ये दिखाती है कि वो यौन संबंधों में शामिल होना चाहती है और न ही ये कि वो किसी को अपने पास आने के लिए आकर्षित कर रही है। ये इस हैंडबुक में बताया गया है। इसी तरह ये पुरुष के बारे में बताती है। पुरुष अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ। किसी पुरुष के लिए यौन कर्मी से बलात्कार करना संभव नहीं है। सक्षम शरीर वाले पुरुष विकलांग महिलाओं के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहते हैं। बलात्कार एक अपराध है जो पीड़िता या उसके परिवार के सम्मान को धूमिल करता है, और अगर बलात्कारी सर्वाइवर विक्टिम से शादी कर लेता है तो उसका सम्मान बहाल हो जाता है। ये रूढ़िबद्ध धारणाओं को संबोधित करता है ये जो तमाम मैंने आपको बातें बताई। हैंडबुक में यौन उत्पीड़न या बलात्कार के प्रति महिला की प्रतिक्रिया से जुड़ी रूढ़वादिता का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अलग अलग लोग दर्दनाक घटनाओं पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। जहां तक इस स्टीरियोटाइप्स का सवाल है कि प्रमुख जाति के पुरुष उत्पीड़ित जातियों की महिलाओं के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहते हैं, इसमें यह कहा गया है कि प्रमुख जाति के पुरुषों ने ऐतिहासिक रूप से जातीय पदानुक्रम को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए यौन हिंसा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। इस टर्म का भी जिक्र किया गया है हैंडबुक में।
हैंडबुक आगे सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को भी सूचीबद्ध करती है जिन्होंने हैंडबुक में चर्चा की गई स्टीरियोटाइप्स को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इसमें प्री वेजाइनल टेस्ट या 2 फिंगर टेस्ट की अस्वीकृति और परीक्षणों में यौन इतिहास की अप्रासंगिकता पर निर्णय को भी शामिल किया गया है। ये इस तथ्य पर जोर देने के लिए निर्णयों का भी हवाला देता है कि किसी सर्वाइवर या विक्टिम की गवाही स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय है और किसी दिए गए मामले के तथ्यों में शारीरिक चोटों की अनुपस्थिति का प्रासंगिक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें यह दावा किया गया है इस हैंडबुक में कि अदालतों को सर्वाइवर या विक्टिम की गवाही को केवल इसलिए खारिज करने से सावधान रहना चाहिए क्योंकि सर्वाइवर के खिलाफ शारीरिक चोटें नहीं हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें की गई है। इसी तरह अदालत ने कानूनी स्थिति को भी रेखांकित किया है। एफआईआर या शिकायत दर्ज करने में देरी का इस्तेमाल यांत्रिक रूप से संदेह पैदा करने के लिए नहीं किया जा सकता। ये इस हैंडबुक में भी लिखा गया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप जरूर इस वीडियो के बारे में, इस हैंडबुक के बारे में आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।